कितने भी दलदल हो जिंदगी में, कितने भी दलदल हो जिंदगी में, पैर जमाए ही रखना। चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में, लेकिन उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं विपिन कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। और आज हम लोग हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो 26वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और जो लोग हिंदी पर भरोसा करते हैं वो लोग आज 45 प्लस करके दिखाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस वीडियो पर नए हैं वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि हमारे इतने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें ताकि आगे जो आने वाले वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे इतने क्वेश्चंस सही हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ देखिए, क्या कह रहा है कि किन वर्णों में मूर्धन्य व्यंजन है? ए क ख ग घ और य, वी त थ द ध और न, सी है ट ठ ड ढ अण और डी है य र ल व। तो इसमें से कौन से जो व्यंजन हैं वो मूर्धन्य है, अर्थात मूर्धा से बोले जाते हैं, उनकी वॉइस जो है मूर्धा से आती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन है, ट ठ ड ढ और अणा। ये सभी व्यंजन जो है यानी पूरा टवर्ग जो आपका है वो मूर्धा से बोला जाता है। कवर्ग पूरा आपका कंठ से हो जाता है। त ये पूरा आपका दंत वर्ग से हो गया यानी दंत से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ए ह्रस्व स्वर, बी प्लुत स्वर, सी घोष स्वर, डी दीर्घ स्वर। तो जो ओम है इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये भी याद रखिए, 3 प्रकार के हो गए आपके। एक कौन सा हो गया? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा ये प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और दीर्घ स्वर उनको बोलने में अधिक समय लगता है, और जो प्लुत स्वर है इसको बोलने में उनसे तिगुना समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तरंग शब्द का पर्यायवाची है? ए पुष्कर, बी कूल, सी जलधि, डी ऊर्मी। तो जो तरंग का पर्यायवाची है वो आपका डी ऑप्शन जो है ऊर्मी जो है वो तरंग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जंगल शब्द का पर्यायवाची है? ए प्रमोद, बी विश्रांत, सी कांतार, डी दिव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है कांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आविर्भाव शब्द का विलोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? ए अनाविर्भाव, बी विभाव, सी आविर्भाव, डी तिरोभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो तिरोभाव होता है। आविर्भाव का जो विलोम है वो तिरोभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? ए अनुक्त, बी उपयुक्त, सी अनुपयुक्त, डी उपर्युक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है अनुक्त। उक्त का विलोम जो है वो अनुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ वाक्य के किस शब्द में विशेषण है? क्या कह रहा कि चाय में दूध मिलाओ, कितना मिलाओ? थोड़ा दूध मिलाओ, वाक्य के किस शब्द में विशेषण है? ए चाय, बी दूध, सी थोड़ा, डी मिलाओ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है जो हमने अभी घेरे में किया यानी थोड़ा। चाय में दूध मिलाओ ये तो हो गया आपका सिंपल वाक्य हो गया, लेकिन थोड़ा दूध मिलाओ ये क्या है? विशेषता प्रकट कर रहा है, ये विशेषण है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू का उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए अभाव में, बी अच्छा, सी प्रत्येक, डी बिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जो ला उर्दू का उपसर्ग है ये बिना के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
किस शब्द में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? ए मर्दानगी, बी टोपी वाला, सी बपौती, डी बहुतायत। तो देखते हैं, मर्द से बना मर्दांगी, बाप से बना बपौती, बहुत से बना बहुतायत, और जो टोपी वाला है ये आपका भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक प्रत्यय नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा जो नहीं है। बाद बाकी मर्दांगी, बपौती, बहुतायत ये सभी भाववाचक प्रत्यय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसमें कर्म समास का सही प्रयोग हुआ है? ए राम कृष्ण बहुव्रीहि समास, वी यमुना तट करण तत्पुरुष समास, सी भला मानस द्विगु समास, डी कनकलता कर्मधारय समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है, कनकलता कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, वी संबंध कारक, सी अपादान कारक, डी अधिकरण कारक। तो इसमें से पूछ रहा है आपसे कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? तो इसके आधार का बोध हो रहा है मैदान में, कहां पे खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है, तो ये आधार और अधिकरणम से आपका अधिकरण कारक होगा। 11 का डी आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए 12वां, उसने अपना पक्ष सिद्ध किया, कैसे? बुद्धिपूर्वक, बलपूर्वक, सी विधि पूर्वक या दृढ़ता पूर्वक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, दृढ़ता पूर्वक। उसने दृढ़ता पूर्वक, यहां भरेंगे आप लोग, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक उसने अपना पक्ष सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 13, साहित्यकार की भाषा और प्रांजल होती है, कैसी? ग्राम्य, परित्यक्त, सी परिष्कृत, डी परिच्छिन्न। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो है वो आपका सी ऑप्शन है, परिष्कृत होती है। साहित्यकार की भाषा परिष्कृत और प्रांजल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, कोष्ठक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है? ए वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, वी दूसरे की उक्ति को उद्धत करने के लिए, सी जहां वाक्य पूरा होता हो, डी पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर इस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस वाक्य में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? जी हां, मैं भी आपके साथ चलूंगा। वी कंप्यूटर, आज के युग की अनिवार्यता, सी सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, डी वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो किसमें सही प्रयोग नहीं है वो आपको बताना है। तो ये डी ऑप्शन जो है आपका, ये आपका करेक्ट है जिसमें सही प्रयोग नहीं है। वाह, यहां पर आपका ये वाला चिन्ह होना चाहिए था, विस्मयादि बोधक, वाह आपने कमाल कर दिया, तब आपका ये सही होता और ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, छाती पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए कठोर हृदय, वी विपत्ति में भी विचलित न होना, सी विवश होना, डी तनिक भी न पसीजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो वी ऑप्शन है, विपत्ति में भी विचलित न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? सबसे अलग स्थिति, ये आपका अर्थ दिया है, किस लोकोक्ति का ये अर्थ है? ढाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल मैं पात पात, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका ही अर्थ होता है सबसे अलग स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, वी उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, सी मैंने इस काम में बड़ी भूल की, डी प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। जो अशुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ये ज्योत्सना, वी झांसी,
सी तदोपरांत, डी तनख्वाह। तो 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है, जो तनख्वाह है ये आपका बिल्कुल करेक्ट शुद्ध शब्द लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस शब्द की शुद्ध वर्तनी नहीं है? यहां पे ध्यान देंगे, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? ए गरिष्ठ, बी तस्तरी, सी चारुताई, डी नीरव। तो 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, चारुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उनके अनुरूप विकल्प ए बी सी का चयन करें। यदि वाक्य में त्रुटि ना हो तो डी विकल्प को चयन करें। देखिए, केवल पैसा जीवन में, ए वी क्या है, आनंद की वस्तु नहीं होता है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, केवल पैसा जीवन में आनंद की वस्तु नहीं होता है। ये देखिए इस वाले में मिस्टेक है, यहां लिखा है आनंद की वस्तु नहीं होती है, ऐसे होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है। 22, क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है, वी पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, सी पूर्ववत सा संकुचित है। तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों 22 का वो सी है, पूर्ववत सा संकुचित है, ये वाला मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पद कौन है? विशेष पद किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे विशेष से कहते हैं। तो इनमें से बताइए, ए नीला छोटा, वी बड़ा छोटा, सी घर आदमी वस्त्र, डी छोटा और नीला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, घर आदमी और वस्त्र, ये आपका विशेष पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चूर्ण का तत्सम शब्द है, ए चक्षु, वी चूर्ण, सी चर्म, डी चौर। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आपका वी ऑप्शन है, चूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, माता शब्द का तद्भव है, ए अम्मा, वी मां, सी माई, डी मात्र। इसका राइट आंसर दोस्तों वी ऑप्शन है, मां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, तिमिर शब्द का विलोम है, तिमिर शब्द का विलोम है, ए आलोक, वी किरण, सी रंगीन, डी अंधकार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, आलोक जो है वो आपका तिमिर शब्द का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, ए रात्रि, वी रजनी, सी तम, डी निशा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन के साथ जाता हुआ जो तम है आपका वो निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, बाद बाकी रात्रि, निशा, रजनी ये सभी निशीथ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश दिए गए हैं संख्या 1 और 6 के रूप में। बीच वाले अंश या र लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और उचित विकल्प चुनना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, पढ़िए। नंबर 1, ईश्वर, आत्मा और धर्म या के आदेशानुसार जीवन में लोक हित के कार्य, रा को मन, वचन और कर्म से मानने वाले, ला तथा अपनी आत्मा में मिले हुए ईश्वर व करने वाले जन ही आस्तिक जन हैं और वे ही प्रभु को प्यारे हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए ला रा वा या, वी व ला रा या, सी र ला या व, डी या व रा ला। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ईश्वर, आत्मा और धर्म, ईश्वर, आत्मा और धर्म को मन, वचन और कर्म से मानने वाले तथा अपनी आत्मा में मिले हुए ईश्वर के आदेशानुसार जीवन में लोकहित के कार्य करने वाले ही जन ही आस्तिक जन हैं और वे ही प्रभु को प्यारे हैं। तो क्या बना, र
ला, र, ला और फिर या और वा, रा, ला, या, वा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। छोटा करते हैं थोड़ा, दिखेगा नहीं, ऐसे देखिए पढ़िए। राष्ट्रीय जातीयता से या प्रत्युत राष्ट्र या जाति के उन वास्तविक सक्रिय और गंभीर जीवन से है। रा, हमारा आशय केवल जातीय बाह्य गुणों और विशेषताओं से नहीं है जो एक साथ मानवीय और विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभवों तथा जातीय दृष्टि से युक्त होने के कारण ही केवल उन लक्षणों से नहीं है जिन्हें हम परंपरा के नाम पर दोहराते चले आते हैं। और राष्ट्र में दिया है राष्ट्रीय हैं। विकल्प देखिए, ए रा या वाला, वी वा रा ला या, सी वा रा या ला, डी रा वा या ला। तो देखते हैं, राष्ट्रीय जातीयता से हमारा आशय केवल जातीय बाह्य गुणों और विशेषताओं से नहीं है, यानी रा ऑप्शन हमने मिला लिया, नहीं है से नहीं है, केवल उन लक्षणों से नहीं है जिन्हें हम परंपरा के नाम पर दोहराते चले आते हैं। प्रत्युत राष्ट्र या जाति के उन वास्तविक सक्रिय और गंभीर जीवन से है जो एक साथ मानवीय और विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभवों तथा जातीय दृष्टि से युक्त होने के कारण ही राष्ट्रीय हैं। र व याला के साथ जाता हुआ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, उसका पता लगाओ। वी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सी, सब काम मैं अपने आप करूंगा। डी, आप पुस्तक पढ़ें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन है, सब काम मैं अपने आप करूंगा। ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ क्रिया हो रही है। ए, वह दिन भर खाना खाता रहा। वी, वह रात भर नहीं सोया। सी, वह ही सदा दुहता है। डी, उसी ने बोला था। तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, वह दिन भर खाना खाता रहा। ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बाद बाकी सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए, विद्वंती। वी, विद्यामती। सी, विद्यामती। डी, विदुषी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन है, विदुषी होता है विद्वान का स्त्रीलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए कैसे, हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से हुआ करता है। कैसा, विकसित, प्रकाशित, उल्लसित, परिमित। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, प्रकाशित। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका जो गुप्त प्रभाव है हमारे मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई नहीं है। क्या, दुविधा, भ्रम, असत्य या संदेह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोई भी संदेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके लेखक कौन है। ए, विद्यानिवास मिश्र। बी, विष्णुकांत शास्त्री। सी, कुबेरनाथ राय। डी, गुलाब राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है, विद्यानिवास मिश्र जो है उनकी रचना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी, राजा लक्ष्मण सिंह। डी, अमीर खुसरो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जो यशस्वी संपादक थे इसके सरस्वती पत्रिका के, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। अनु प्लस अय। वी, अनु प्लस आय। सी, अनु प्लस अय। डी, अनु प्लस आय। तो 37 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, अनु प्लस अय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38।
ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए श्रृंगार, बी वीर, सी अद्भुत, डी करुण। तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन करेक्ट है, श्रृंगार। ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। यहां पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने उद्धव परम मित्र से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझसे वो ब्रज की नगरी जो है भुलाई नहीं जा रही है। और आगे हंस सुता की जो सुंदर कगरी है और द्रुमों की छाही है, बच्चों की जो छाया है वो मुझसे भूल ही नहीं पा रही है। यहां पर श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन है? ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी वर्वय। तो जो दोहा का उल्टा होता है वो आपका सोरठा होता है। दोहा भी आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है और सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे? दोहा देख लीजिए। दोहे में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्लियर? सोरठे में पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 होती हैं। दोहे में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के उल्टे कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, संदेशन मधुवन कूप भरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी वक्रोक्ति, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। तो 40 का राइट आंसर दोस्तों है डी अतिशयोक्ति। संदेशन मधुवन कूप भरे। सखिया कह रही हैं जो गोपिका है कि संदेशों से जो मधुवन के कुएं हैं वो भर चुके हैं, अर्थात ये अतिशयोक्ति है। इतनी चिट्ठी पत्री बता रही कि लिखी गई है कि कुएं भर गए हैं। यहां पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। देखिए पढ़ते हैं। आज की दुनिया ऐसे दो पागल हाथियों सी हो रही है जो लड़ते हुए दलदल में उत्तरोत्तर धंसते जा रहे हैं। आखिर इसका प्रतिफल क्या होगा? बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं, तब सयाने लोग उपदेश देते हैं, देखो बच्चों यह ठीक नहीं। पर जब ये प्रौढ़ दुधमुए बमों के पटाखे छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं तब इन्हें कौन समझाए? सभ्यता के विकास के साथ दंड फंद और कूट चातुरी का जितना विकास हुआ है उतना विकास मनुष्य और मनुष्यता का नहीं हुआ है, बल्कि ये कम हुए हैं। आज तो आदमी दुनिया बदलने की बात करता है पर उसे मरघट में बदल देता है। यहाँ सप्राण युगांतर कहीं नहीं दिखता। मरघटों के पुजारी पूज्य बने हुए हैं। जो जितना मारक व विध्वंसक हैं वह उतना ही महान है, पूज्य है। ऐसे महानुभव भी अपने को जनवादी, जनतंत्रवादी और सत्यवादी कहते हैं, पर दीपक तले अंधेरा है। विडंबना यह है कि ये कोई जन कल्याण नहीं चाहते हैं। ये सत्ता और सिंहासन के भूखे हैं। जनता भाड़ में जाए, उसे सब्जबाग दिखाते रहो, यही राजनीति का राज है। पर यह सब विष भरा कनक घट जैसा है। जब तक आप विज्ञान के बदले सद्विज्ञान का विकास नहीं होता तब तक भद्र बर्बरता से मनुष्यता की मुक्ति संभव नहीं है। ये गद्यांश पढ़ा हम लोगों ने। अब आंसर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ए राजनीति का रहस्य, बी सभ्यता और राजनीति, सी विज्ञान से विकास या विनाश, डी हमारी विडंबना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, हमारी विडंबना इसके लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर। आज की दुनिया दो पागल हाथियों सी हो रही है, ऐसा क्यों कहा गया है? ए लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, बी लोग दिखावटी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे दूसरे मूर्ख बन जाएं, सी लोग परिणाम जाने बिना लड़ रहे हैं, डी यहां व्यक्ति अकारण एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो 42 का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है, यानी लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सभ्यता का विकास अपने साथ क्या उल्लेखनीय दुष्परिणाम लाया है? ए जनतंत्र को चोट पहुंची है, बी वर्ग संघर्ष बढ़ा है, सी विध्वंसक शस्त्र बढ़े हैं, डी मानवता का ह्रास हुआ है।
तो 43 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, मानवता का जो है वो ह्रास होता जा रहा है। जितनी सभ्यता विकसित हो रही है वैसे वैसे मानवता का ह्रास होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आज की राजनीति का क्या रहस्य है? ए, व्यक्ति व्यक्ति में भेद पैदा करके काम निकालते हैं। बी, अवसरवादिता पर टिकी हुई है। सी, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास नहीं करती। डी, जनता को झूठे वायदों से बहलाती रहती है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन है कि आज की जो राजनीति है वो जनता को झूठे वायदों से बहलाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का क्या पैमाना है? ए, दूसरों को नष्ट कर सकने की क्षमता। बी, सबको प्रिय लगने वाली बात को कह सकने की क्षमता। सी, अपने को सर्वोच्च प्रदर्शित करने की क्षमता। डी, अपने वैभव से दूसरों को प्रभावित कर सकने की क्षमता। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए है, दूसरों को नष्ट कर सकने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 46 और 46 से 50 तक के लिए गद्यांश को पढ़ना है, फिर आंसर करने हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो भी कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यह चिंता का विषय है। तिलक और गांधी के सपनों का भारतवर्ष क्या यही है? विवेकानंद और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सुसंस्कृत और सभ्य भारतवर्ष पतन के किस गहन गर्त में जा गिरा है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ व फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, किंतु ऐसी दशा में हमारा उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। ऐसी स्थिति में हताश हो जाना ठीक नहीं है। देखिए क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इस वाक्य से आपका क्या आशय है? ए, लेखक के मन में पछतावा होता है। बी, लेखक का मन दुखी हो जाता है। सी, लेखक को अपराध भाव की अनुभूति होती है। डी, लेखक का हृदय देश की दुर्दशा से चिंतित हो उठता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन है, लेखक का जो मन है वो दुखी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी स्थिति चिंता का विषय है? ए, व्यक्ति के गुणों की उपेक्षा और दोषों पर अधिक ध्यान। बी, व्यक्ति का कर्मशीलता के प्रति उपेक्षा का भाव। सी, व्यक्ति की ईमानदारी की उपेक्षा। डी, निठल्ले लोगों की सुखमयता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, व्यक्ति के गुणों की उपेक्षा और उसके दोषों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है, इसका क्या अभिप्राय है? देखते हैं विकल्प। ए, विशाल सागर जलहीन हो गया। बी, समुद्र का विस्तार सीमित हो गया। सी, आदर्शों का समन्वय और सद्भाव लुप्त हो गया। डी, भारत का जल निधि रक्तहीन हो गया। तो 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, आदर्शों का समन्वय और सद्भाव लुप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इस उथल पुथल में देशवासियों के लिए संदेश है। ए, ईमानदारी और मेहनत से जीविका चलाना। बी, झूठ और फरेब से नफरत करना। सी, जीवन मूल्यों में आस्था रखना। डी, देश की समृद्धि के लिए कार्य करना। 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, जीवन मूल्यों में आस्था रखना। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ए, समाज में व्याप्त अनैतिकता। बी, महान महर्षियों का देश भारत। सी, जीवन मूल्यों में आस्था। डी, निराशाजनक स्थिति और हमारा देश। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो है वो सी ऑप्शन है, जीवन मूल्यों में आस्था। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपने और वीडियोज नहीं देखे, इससे पहले 25 आपके प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की अलग से, और ये दोनों यानी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भी और जो वीडियो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का काम करेगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।